तो चलिए बच्चों, आइए दोहराते हैं। अभी तक हमने जो जो पढ़ा। कुछ वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। बिल्कुल, जैसा कि हमने क्या करा था बच्चों, ऊनी कपड़े से क्या किया था, रिफिल को रगड़ा था, तो रिफिल क्या हो गई थी, वो हमारी प्लास्टिक की रिफिल आवेशित हो गई थी। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब एक प्रकार के चार्ज जो बच्चों वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अलग अलग प्रकार के चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को स्थिर आवेश कहते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इसकी पहचान के लिए विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने को भूसंपर्कण कहते हैं। बादलों तथा पृथ्वी तथा अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण तड़ित उत्पन्न होती है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि बादल, यहाँ पे क्या है, चार्ज है, यहाँ पे दूसरे प्रकार का, और जमीन पे दूसरे प्रकार का चार्ज है, जिसके कारण बच्चों तड़ित उत्पन्न होती है, या तो ये कह लीजिए विद्युत विसर्जन। इसी कारण दूसरे बादल में भी यहाँ पे पॉजिटिव, तो इनके बीच में भी क्या हो जाता है, विद्युत विसर्जन, जो कि क्या पैदा करता है, तड़ित उत्पन्न करते हैं। तड़ित आघात जीवन तथा संपत्ति को नष्ट कर सकता है। तड़ित चालक भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचा सकता है। पृथ्वी के अचानक कांपने तथा थरथराने को भूकंप कहते हैं। भूपट्टी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आते हैं। भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं है। पृथ्वी की प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप आने की प्रवृत्ति होती है। इन क्षेत्रों को भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा की माप रिएक्टर पैमाने पर की जाती है। रिएक्टर पैमाने पर 7 अधिक माप वाले भूकंप जीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति कर सकते हैं। हमें भूकंपों से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। तो बच्चों, हमने ये सब तो दोहरा लिया। अब आइए इसके ऊपर कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ पर बच्चों किस प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है? बिल्कुल सही बच्चों, धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती हैं। व्याख्या कीजिए। जरा बच्चों याद कीजिए, हम एक क्रियाकलाप की थी, एक प्रयोग किया था कि हमने जार का एक बोतल ली थी, उसमें हमने एक कार्डबोर्ड लगाया था, छेद करके उसमें बच्चों हमने क्या करा, हमने एक मेटल की क्लिप लगा दी। अब बच्चों हमने उसके दूसरे सिरे पे 2 एल्यूमिनियम की स्ट्रिप लगाई थी। अब बच्चों हम जैसे ही उसके दूसरे सिरे को अपने हाथ से छू रहे थे तो वो अपना क्या करी थी, वो पहले की तरह ही बिहेव करी थी। क्यों? क्योंकि बच्चों मानव शरीर द्वारा क्या हो रहा था, पृथ्वी में उनका जो आवेश था वो स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर हो रहा था, जिसके कारण बच्चों वो अपने आवेश को खो दे रही थी। इसी प्रकार से बच्चों जब कभी भी हम किसी भी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो उसका भूसंपर्कण यानी कि आप ये कह लीजिए पृथ्वी में चार्ज का प्रभाव होने के कारण क्या हो जाता है, वो अपना आवेश को खो देती है। निम्नलिखित में से किसी घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? तो बच्चों देखिए, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। प्लास्टिक का पैमाना, फूला हुआ गुब्बारा, तांबे की छड़, ऊनी वस्त्र। तो बच्चों ऐसी वस्तुएं जो कि पहले से ही विद्युत धारा या फिर ये कह लीजिए जिनमें आवेश उत्पन्न करना इतना मुश्किल नहीं है, जैसे कि हमारे धातु यानी कि तांबा, सोना, चांदी। तो बच्चों ये सब क्या है, ये हमारे विद्युत धारा के सुचालक हैं। तो इनमें हम घर्षण द्वारा आसानी से आवेश पैदा नहीं कर सकते। लेकिन जो हम घर्षण द्वारा जिन भी चीजों में आसानी से आवेश उत्पन्न करते हैं वो किस प्रकार की वस्तु होती है बच्चों? वो हमारी विद्युत धारा की हीन चालक यानी कि नॉन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स होते हैं। और अगर मैं यहाँ देखूं, प्लास्टिक का पैमाना, फूला हुआ गुब्बारा, ऊनी
वस्त्र, ये सब क्या है, इंसुलेटर्स है। जब इनमें हम घर्षण उत्पन्न करते हैं तभी ये क्या हो पाते हैं, आवेशित हो पाते हैं। सिर्फ यहाँ पे तांबे की छड़ क्या एक प्रकार का कंडक्टर है, सुचालक है, जो कि घर्षण के द्वारा आसानी से आवेशित नहीं होता। तो इसलिए बच्चों ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए बच्चों अगला प्रश्न हल करते हैं। उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा इसका उत्तर। ये तो बहुत ही आसान है, अभी पढ़कर आए हैं हम। तो बिल्कुल सही बात बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टर पैमाने या फिर पैमाना। अरे अरे बच्चों रुके रुके रुके, अभी सही कर देते हैं इसको। रिएक्टर, ओ ये मैं क्या कर रही हूँ बच्चों, कोई बात नहीं, पैमाने, ठीक है। तो इसका क्या है, रिएक्टर पैमाने यानी कि रिएक्टर स्केल। इसको बच्चों हम रिक्टर स्केल बोलते हैं। रिएक्टर स्केल तो थोड़ा सा अलग हो गया, रिक्टर स्केल। इस पैमाने पर किसी भूकंप की माप 3 है। क्या इसे भूकंप लेखों सीमोग्राफी में रिकॉर्ड किया जा सकेगा? क्या इससे अधिक हानि होगी? तो बच्चों देखिए, जब बहुत ही ज्यादा विनाशकारी भूकंप होता है तो उसका जो रिक्टर स्केल है उस पे कितना माप होना चाहिए, 7 या 7 से अधिक। लेकिन जो ये माप है ये केवल सिर्फ 3 है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। अगर बच्चों भूकंप की माप जो है, भूकंप की जो शक्ति की माप है वो बहुत ही कम है, 3 या 4 या 2, तो बच्चों उस प्रकार का भूकंप इतना ज्यादा हानिकारक नहीं होता। और बच्चों उसको भूकंप लेखा यानी कि सीमोग्राफी पे उत्पन्न करना भी उतना आसान नहीं होता, क्योंकि बच्चों हमने क्या देखा कि जब वो बॉल दोलन करती है उसके कारण ही पेन जो है वो उन पे तरंगे उत्पन्न कर पाता है कागज पे। अब बच्चों जब उतनी कंपन, उतना दोलन ही नहीं होगा तो उस पे उस प्रकार की तरंगे भी उत्पन्न हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बच्चों जो भी ऐसे पैमाने पर अगर आपको भूकंप की माप 3 दिखती है तो वो भूकंप उतना ज्यादा हानिकारक नहीं होता है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। भारत के उन 3 राज्यों प्रदेशों की सूची बनाइए जहां भूकंपों के झटके अधिक संभावित हैं। तो जरा सोचिए, मैंने आपको बताए थे ये तो ऐसे प्रदेश जो भारत में काफी ज्यादा भूकंप के झटकों से प्रभावित रहते हैं। तो पहला तो बच्चों क्या हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। दूसरा बच्चों हम क्या ले सकते हैं, हिमाचल प्रदेश। और तीसरा बच्चों हम क्या ले सकते हैं, उत्तराखंड। तो ये 3 ऐसे भारत के प्रदेश हैं जिनमें भूकंप के झटके आने की काफी ज्यादा संभावनाएं होती हैं। मान लीजिए आप घर से बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं, आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतेंगे? तो बच्चों अगर आप घर से बाहर हैं तो जैसे कि अभी हमने दिशा निर्देश पढ़े थे, तो आप क्या कीजिए, ऐसे कोई भी बहुत लंबी लंबी ऐसे बिल्डिंग है या कुछ भी ऐसे बहुत ही ऊंचाई वाला सामान है, आप उससे एकदम दूर हटके खड़े हो जाइए। और बच्चों ऐसा करिए, क्या करना चाहिए आपको, या तो आप किसी गाड़ी वाड़ी के अंदर बैठ जाइए आराम से, या फिर बच्चों आप क्या कर लीजिए, आप जमीन पे लेट जाइए। तो आप इन सभी चीजों से, आप इन्हीं सभी आप ये कह लीजिए इन्हीं सब दिशा निर्देश के अनुसार अगर आप घर से बाहर है तो आप भूकंप के झटकों से बच सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको यही इन सभी प्रश्नों के हल मिल गए होंगे और आपको ये अध्याय भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बस आपको क्या करना है, जितने भी सावधानियां, जितने भी दिशा निर्देश आपने भूकंप से बचने के लिए, तड़ित से बचने के लिए पढ़े, इनके बारे में जाना, वो सब खुद भी जानिएगा और अपने घर में भी सबको बचाइएगा, जिससे कि सब सुरक्षित रहे और ये जाने कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाई की है। तो बच्चों अच्छे से पढ़ते रहिए और हम फिर मिलेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा।